हेलो एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशान फैमिली। बोर्न टीवी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लांसिशन बिस्तर पर लेटते हुए बोला, राजकुमार बनना भी कोई आसान काम नहीं है। अब मुझे ब्रदर को ग्रीट करने भी जाना है। वह आकर मुझे क्यों ग्रीट नहीं कर सकते? इसमें भी मुश्किल काम है। लांसिशन साम्राज्य के एक महान सैनिक है। जब वांगजी साम्राज्य को बड़ा बनाने में व्यस्त था, बिना समय बर्बाद किए वो दूसरे राज्यों पर हमला कर रहा था। तब सिचेन उसके साथ था, उसके साथ लड़ रहा था और लड़ते समय उसकी आंखों के पास एक बड़ा निशान भी आ गया। और युद्ध के बाद जब वांगजी ने उसे आराम करने के लिए कहा, तब उसने आराम किया और वह आराम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अब आराम ही उसके जीवन का आदर्श वाक्य है। सिचेन ने अपने मन में कहा, इसमें क्या बुरा है? मैंने अपनी युवावस्था में संघर्ष किया और गौरव अर्जित किया। फिर अब मैं इस वक्त आराम करना चाहता हूँ, तो हर कोई परेशान क्यों है? मुझे लगता है सब मुझसे जलते हैं। वहीं जिंगशी के गार्डन पर विनिंग वहाँ आया तो उसने देखा कि जोशुआन नीचे सो रहा है। उसकी आंखें जंगशा पर गईं और उसने कहा, ये ड्यूटी के टाइम पर क्यों सो रहा है? जंगशा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो सो नहीं रहा है, वो बेहोश है। विनिंग ने बारीक टोन में पूछा, आखिर इसे क्या हुआ? लंजा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने इसे मारा क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा था। विनिंग ने कहा, किसी को मारने का ये एक कारण नहीं है। तो जंगशा ने उसे घूरा। वहीं विनिंग ने घबराई हुई मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है ये एक कारण है, और वो बगीचे में प्रवेश करने लगा। तभी जंगशा ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि आप अभी वहाँ नहीं जा सकते। वहीं विनिंग ने कन्फ्यूजन में अपने सिर को घुमाया और पूछा, क्यों? जंगशा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि किंग किसी विदेशी चिकन से भी नहीं मिलना चाहते। विनिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, विदेशी चिकन? तुम किसे विदेशी चिकन कह रहे हो? जंगशा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेशक तुम्हें। और इसके साथ ही जंगशा और विनिंग के बीच में एक किंडरगार्टन के बच्चों की तरह लड़ाई चालू हो गई। विनिंग मध्यम से एक विदेशी चिकन की तरह दिखता है, लेकिन हर बार जंगशा को इतना सीधा होने की क्यों ज़रूरत है? दोनों बच्चों की तरह झगड़ रहे थे। उनके झगड़े की आवाज़ सुनकर जोशुआन जाग गया और उसने कन्फ्यूजन से उन दोनों की ओर देखा और रोती हुई आवाज़ में कहा, गगा। दोनों ने जोशुआन की ओर देखा। फिर विनिंग जोशुआन के पास आते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो जोशुआन? जोशुआन ने जंगशा को देखा और कहा, तो आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो बस किंग को बताना चाहता था कि मंत्रियों के बीच में क्या चल रहा है। जंगशा की नज़र जोशुआन पर गई और उसने कहा, तुम इतने इनोसेंट और डम कैसे हो सकते हो? जोशुआन ने मुंह बनाया और कहा, मैं डम नहीं हूँ। तभी उसकी नज़रें एंगशी पर गई, जो धीरे से मुस्कुराई। तभी जोशुआन ने कहा, ओह, अब मुझे पता चला, वो आवाज़ उपपत्नी विंग की थी। फिर उसने मासूमियत से अपने सर को झुकाते हुए बोला, लेकिन उपपत्नी विंग आज ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही थी? वहीं एंगशी वो शर्मिंदगी से नीचे देखने लगी और अपने मन में कहा, हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मैं इस शर्मिंदगी के साथ कहाँ जाऊँ? और तुमने इस इंसान को इतना मासूम क्यों बनाया? वहीं विनिंग ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, प्लीज़ मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ना हो। और उसने जोशुआन से पूछा, कैसी आवाज़ें? जोशुआन ने मुंह बनाते हुए बिल्कुल वैसी आवाज़ें निकाली जैसे कि उसने विंग की आवाज़ें सुनी थी। विनिंग ने जंगशा की ओर देखा और कहा, ओह माय गॉड। जंगशा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये वही है जो तुम सोच रहे हो। वहीं विनिंग ने अपने मन में सोचा, क्या किंग को किसी बेशरम गोश्त ने प्रोसेस कर लिया है? वहीं जोशुआन ने उदास होकर मुंह बनाते हुए बोला, आप लोग मेरे बिना क्या बात कर रहे हो? विनिंग ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम अभी वर्जिन हो? जोशुआन ने अपनी मासूम मुस्कान दी और मासूमियत से अपने सिर को हिलाया। वहीं बगीचे के अंदर वांगजी झूले पर बैठा था, जबकि विंग उसकी गोद में था और कसकर उसे गले लगा रहा था। अपना चेहरा उसने वांगजी की गर्दन पर छिपा रखा था। वो बहुत शर्मिंदा था। वो जो दिन के उजाले में कर रहे थे, वो भी अपने कमरे में नहीं, कमरे के बाहर। विंग जानता है कि यह बात पवेलियन के अंदर आग की तरह फैल जाएगी और ये बहुत शर्मनाक होने वाला है। तभी लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, सच बताऊं विंग, मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। उसने सिडेक्टली विंग के ईयरलोब को लिख किया। विंग ने मौन किया और कहा, मैं भी नहीं। फिर उसकी आंखों की ओर देखते हुए बोला, लेकिन मैं खुद को और ज़्यादा एम्बेरस नहीं करना चाहता। वांगजी हंसा और उसने विंग के वट पर एक स्पैंक किया। वहीं विंग ने उसे घूरा। तभी लंजा ने उसके
बट चिक्स को स्क्वीज करते हुए बोला, तुम यहाँ बहुत सॉफ्ट हो, चलो एक और राउंड करते हैं। तुरंत वांगजी की गोद से उठ गया। वहीं वांगजी ने चकल किया और उसने विंग की ओर इंटेंसली देखते हुए कहा, मैं सचमुच करना चाहता हूँ। वहीं विंग वांगजी की बातें सुनकर खुद को वेट महसूस कर रहा था। तभी वांगजी उठा और बोला, वेल चलो चलें। वह विंग की ओर चला और विंग के चारों ओर अपने हाथ को लपेट लिया। वहीं विंग उसे घूर रहा था। वांगजी हंसा और विंग के नोज पर पिंच करते हुए बोला, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। विंग ने मुंह बनाया और दूसरी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद सभी की नजरें विंग और वांगजी पर गईं, जो बगीचे से बाहर आ रहे थे। विंग हर समय नीचे देख रहा था, जबकि यंगशी विंग को देखकर रोने ही वाली थी। दूसरे हाथ शर्मिंदगी बस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वहीं जोशान वांगजी को कंफ्यूज और मासूमियत से देख रहा था, जबकि जंगशा और वेनिंग अपने हॉर्नी सम्राट को एक डन फेस के साथ देख रहे थे। क्या ये असली है? उन दोनों को वास्तव में लगा कि वांगजी को एक हॉर्नी घोस्ट ने पोसेस कर लिया है, क्योंकि वांगजी जिम्मेदारी के कारण अपनी पत्नियों के कमरे में जाता था। लेकिन अब वो पूरी तरह से जानते हैं कि इनके बीच में प्यार है, लेकिन ये अनुचित था। वेनिंग ने गंभीरता से कहा, किंग मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। वहीं जोशॉन ने भी अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे भी कुछ कहना है। वांगजी ने नोट किया। विंग ने लानवांगजी को बो किया और कहा, अब मैं चलता हूँ। वहाँ से जाने वाला था, तभी वांगजी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, सेफली जाना। वहीं विंग वहाँ से सचमुच भाग गया। वहीं इंगशी भी उसके पीछे दौड़ी। वांगजी विंग की ऐसी हरकत देखकर मुस्कुराया। वहीं कमरे के अंदर इंगशी ने विंग की ओर देखते हुए बोला, क्या आप सच में ऐसा कर रहे थे गगा? आपको पता है आपके वो धीरे धीरे मौन की आवाज़ें सुनकर मुझे कितना एम्बेरस फील हो रहा था। आप दोनों ने एक दिन पहले ये सब किया था, सिर्फ एक दिन पहले। कि आप दोनों थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकते थे? बस थोड़ा सा, कम से कम आप दोनों कमरे में तो चले जाते। विंग ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ तुम्हें क्या लगता है मुझे एम्बेरस फील नहीं हो रहा? मैं सचमुच इस वक्त एक गड्ढा खोदकर उसमें घुस जाना चाहता हूँ। वहीं इंगशी ने विंग को गले लगाते हुए कहा, गगा आप उस हॉर्नी सम्राट की वजह से बहुत पीड़ित हैं, है ना? वहीं विंग ने अपने मन में कहा कि मेरी खुद की हॉर्नीनेस है। वहीं सम्राट के कक्ष में वांगजी अपनी सीट पर संतुष्ट मुस्कान के साथ बैठा था, जबकि जंगशा और वेनिंग उसे डिस्गस्टिंग नज़र से देख रहे थे कि क्या ये आदमी सच में सीरियस है। वहीं वांगजी जो अच्छे मूड में था, उसने कहा, जो कहना है जल्दी से कहो। वेनिंग ने कहना शुरू किया, किंग मैं जनरल नहीं बनना चाहता। वांगजी ने उसकी ओर देखा और कहा, अभी एक दिन ही हुआ है तुम्हें जनरल बने हुए और तुम अभी से शिकायत करने लगे हो। वेनिंग ने कहा, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ सब घोस्ट घोस्ट कहकर चिल्लाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। आपको पता है एक बार तो मैं ही डर गया और उनके पीछे भागने लगा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो घोस्ट मैं हूँ जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। ये सच में बहुत कठिन है। वहीं वांगजी ने अब जोशवान की ओर देखा और कहा, जोशवान अब तुम कहो और इसे बोलने दो। वहीं वेनिंग ने कहा, फिर मेरा क्या? वांगजी ने वेनिंग को एक भूत की तरह नज़रअंदाज कर दिया। वहीं जंगशा जो देख रहा था वो अपनी हंसी पर नियंत्रण कर रहा था। तभी जोशवान ने कहा, किंग आपकी 323 कॉन्क्यूबाइन में से 276 ने छोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं वेनिंग अपने मन में चिल्लाया, मेरे पैसे। वहीं वांगजी ने खुशी में अपनी मेज पलट दी और कहा, मुझे पता था, मैं यह जानता था। अब चलो जल्दी मुझे मेरे पैसे दो। उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाए। वहीं जंगशा उसे पता था क्योंकि वांगजी ने उसे बताया था, तो उसने वांगजी को 50 सोने के सिक्के दे दिए। वेनिंग चुपचाप बाहर निकलने वाला था। तभी जंगशा से पैसे लेते हुए वांगजी ने बोला, जोशवान वेनिंग को कसकर पकड़ो। जोशवान तुरंत वेनिंग पर कूदा और उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वो बैनिश ना हो सके। वहीं जंगशा ने वेनिंग की थैली छीन ली और उसे वांगजी को दे दिया। वहीं वेनिंग ने रोते हुए कहा, मुझे दिखावे के लिए पैसे नहीं लाने चाहिए थे। वांगजी हंसा और उसने कहा, माय मनी, तुम तो अमीर हो वेनिंग। और उसने पैसे को गिनना स्टार्ट कर दिया और उसने पूरे 500 काउंट किए। वहीं वेनिंग रो रहा था और कह रहा था, मेरे पैसे। तो जंगशा ने उसके बैग को रब करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। वहीं जोशवान ने भी कहा, मुझे भी सच में आपके लिए बुरा फील हो रहा है। इधर रॉयल अकादमी में
डे हमेशा की तरह अपनी कक्षा में था। उसका पूरा ध्यान शिक्षक पर था, लेकिन किसी और का ध्यान उस पर लग रहा था। डे ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। डे ने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर से अपने पाठ में व्यस्त हो गया, जबकि वो लड़का अपनी हथेली पर झुका और डे को देख रहा था। उसने अपने आप में कहा, ये इतना प्यारा क्यों है? इसके चांदी जैसे सफ़ेद रंग इसे स्वर्ग से आई हुई किसी अप्सरा के जैसे दिखा रहे हैं। ये बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर। और फिर तभी एक चौक वो डोहान के सिर पर आकर गिरा, जिसे उसके शिक्षक ने उस पर फेंका था। डे सहित सभी छात्र हंसने लगे, जबकि डोहान ने दुखी होकर शिक्षक से माफ़ी मांगी और उसे उसका चौक वापस दे दिया और अपने आप से कहा, मुझे मेरे क्रश के सामने शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है। 45 मिनट बाद कक्षा समाप्त हो गई और सभी छात्र कक्षा से बाहर आ गए, क्योंकि ये उनके दोपहर के भोजन का समय था। डे ने अपनी कक्षा का ख्याल रखा, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा और अकेले ही कक्षा से बाहर आ गया। खैर, उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता, इसीलिए उसने कभी पहला कदम भी नहीं उठाया। तभी एक लड़के ने हंसी उड़ाते हुए कहा, देखो ये आ गया आउटकास्ट। तो दूसरे लड़के ने भी मजाक करते हुए कहा, क्या यह सच में सोचता है कि यह सिर्फ इसलिए राजकुमार बन गया क्योंकि अब जिंगशी में जाकर रहने लगा? तभी तीसरे लड़के ने कहा, मुझे यकीन है कि किंग को इस पर दया आ गई होगी। तो दूसरे लड़के ने फिर से कहा, किंग बहुत उदार है, भले ही ये किंग का असली बेटा नहीं है, किंग इसका ख्याल रख रहे हैं। तो पहले लड़के ने फिर से हंसते हुए कहा, एक आउटकास्ट हमेशा आउटकास्ट ही होता है। वहीं डे, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने मन में सोचा, मैं गलत था, बहुत गलत था। भले ही मैं कहीं छिप जाऊँ, ये फिर भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो डर और दुख के कारण उसका गला सूख रहा था। तो ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, दैट बास्टर्ड। उसने डे की ओर देखा जो आगे से आ रहा था। उसने अपना कदम बढ़ाया और डे के पास गया। डे ने उसकी ओर देखा तो डुवान ने शर्माते हुए कहा, हाय, मैं डुवान हूँ। वहीं लान डे वहाँ से जाते हुए बोला, तुम्हारा नाम मेरे भाई के नाम की तरह साउंड करता है। बूढ़वान ने अपने मन में सोचा, क्या कुछ शुरू होने से पहले ही मैं भाई जोन में चला गया? डोवान उसके पीछे जाते हुए बोला, चलो हम दोस्त बन जाते हैं। पर डेहुन ने कुछ भी नहीं कहा। लान डेहुन का ध्यान डोहुआन की बातों पे नहीं था, बल्कि उसका पूरा ध्यान उन लड़कों पर था जो स्पष्ट रूप से उसका मजाक उड़ा रहे थे। डे को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से ज़्यादा उसे दुख हुआ। वह बस अपने बाल काटकर गंजा हो जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे इस हद तक नफरत क्यों होनी चाहिए? अपने बाल छोटे कराना पर्याप्त नहीं था। डे ने चलना बंद कर दिया तो डोहान ने भी चलना बंद कर दिया। जब अचानक सब कुछ शांत हो गया और हवा में सुस्त की ध्वनि सुनाई दी। डे उनने पीछे मुड़ के देखा और कहा, कुछ तो गड़बड़ है। वहीं वो लड़का एक खंभे में जाकर गिरा लगा, जबकि उसके गर्दन पर तलवार लगी हुई थी। वांगजी ने उसकी ओर ग्लेयर करते हुए कहा, फिर से कहो। डेहुन ने वांगजी को देखा तो कहा, फादर। वहीं डोहान ने भी वांगजी को देखा और फिर डे की ओर देखा और कहा, फादर। फिर उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई जब उसने देखा किंग। वहीं वो लड़का डर से रो रहा था और उसने कहा, किंग मुझे माफ़ कर दें। वहीं वांगजी गुस्से में चिल्लाया, मैंने कहा जो कहा उसे फिर से कहो। उस लड़के ने डर के मारे रोना ही शुरू कर दिया। जंगछा जो उसके बगल में था, उसने अपने मन में सोचा, मैं अब सोचता हूँ कि अपनी भावनाएं ना दिखाएं तो ही अच्छा है। मुझे तो वाकई में डर लग रहा है, अगर इसने इस लड़की को सच में मार दिया तो क्या होगा। वहीं डे वांगजी की ओर आया और कहा, फादर रुक जाइए। वहीं वांगजी ने डे देखते हुए मुस्कुराया और उस लड़के की गर्दन पर अभी भी तलवार रखी हुई थी और उसने डे से कहा, तुम्हारी क्लास कैसी थी? वहीं वांगजी की मुस्कान देखकर डे तो बस अपनी पलकें ही झपकाता रह गया। वहीं डोहान ने सोचा, क्या इमोशन है। अपने पिता के आने के बारे में जानकर सभी राजकुमार और राजकुमारियां उनसे मिलने के लिए वहां पर आए, पर अपने सामने का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से हैरान थे। वह लड़का सच में डर से काँप रहा था, लेकिन वांगजी उसे कोई परवाह नहीं थी। तलवार उस लड़के की गर्दन पर रखी हुई थी। एक छोटी सी गलती और वह तलवार उसके गर्दन में घुस जाएगी। डे
वह था जो सबसे ज़्यादा हैरान था। वह नहीं जानता कि वह जो देख रहा है वो सही है या नहीं। उसके पिता उसका पक्ष ले रहे हैं। यह बहुत चौंकाने वाला था। हॉल में मौजूद सभी बच्चे वांगजी को भयभीत आंखों से देख रहे थे। वहीं वांगजी ने डे की ओर देखते हुए कहा, तुम इसे क्या सज़ा देना चाहते हो? सिजोई ने अपने मन में कहा, इसने इसे बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो बेशक इसे मार डालना चाहिए। पर डे ने शांत स्वर में कहा, मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसे कोई भी सज़ा मिले। वांगजी ने डे को आश्चर्य भरी नज़रों से देखा। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि डे इतना नरम होगा। उसने सोचा कि डे उन बस परेशानियों से बचना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तव में उसका ये बच्चा काफ़ी सॉफ्ट है और अपने सभी भाई बहनों से अलग है और वांगजी के बच्चे के रूप को प्रतिनिधित्व करता है, एक इनोसेंट एंड सॉफ्ट बॉय। वांगजी ने उस लड़के की गर्दन से तलवार को हटाया और डे की ओर देखते हुए कहा, इतना सॉफ्ट मत बनो राजकुमार। डे मुस्कुराया और कहा, फादर, थोड़ा सा सॉफ्ट होना और भोला होना कोई नुकसान तो नहीं है ना इसमें? वहीं डू वन जो सब देख रहा था उसने अपने मन में कहा, हाउ क्यूट। वहीं सिजोई ने अपनी आइज़ रोल करते हुए कहा, बेवकूफ। वांगजी ने शक्ल किया और फिर उस लड़के की ओर देखा और अपनी तलवार को हवा में उठाते हुए कहा, अगर फिर से तुम में से किसी ने मेरे बेटे को इस तरह बकवास कहने की हिम्मत की तो आप ये तलवार देख रहे हो ना, इससे आपका खून बहेगा। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, और यह सभी बच्चों के लिए सम्राट से आघात पहुंचाने और उससे नफरत करने के लिए पर्याप्त था। खैर, वांगजी जानता था कि बच्चे स्कूल में डे से ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन उसने सोचा कि डे जवाब नहीं देगा, क्योंकि वह अपने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को देखते हुए किसी भी तरह की परेशानी में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन अब वांगजी के सामने डे को देखकर उसे अपने बेटे की दयनीय स्थिति का अंदाजा हो गया था। वांगजी ने उसके बालों को बिखेरते हुए कहा, कभी कभी अपनी शक्ति का उपयोग करना गलत नहीं है। डे ने शर्माते हुए नीचे देखा और कहा, थैंक यू फादर। वहीं वांगजी ने चक्कर किया और अब रॉयल अकादमी चौथे पहर पर ही समाप्त हो गई। यह रॉयल अकादमी के वास्तविक समय का आधा भी नहीं था। यह सम्राट की माफ़ी के रूप में था, जिसने अकादमी में ऐसा दृश्य पैदा किया। अब वांगजी आगे चल रहा था, जबकि उसके सभी बच्चे उसके पीछे चल रहे थे, जैसे उसका पीछा कर रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा शेर अपने छोटे शेरों को किसी साहसिक कार्य के लिए ले जा रहा हो। वहीं डे ने नीचे देखते हुए कहा, आपको वास्तव में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी पिताजी। वांगजी ने धीरे से कहा, तुम्हें अपने लिए खड़ा होना चाहिए डे। डे कुछ बोलता उससे पहले ही सिजोई ने कोल्डली कहा, भले ही सम्राट पहले तुम्हें स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना चाहिए था कि तुम एक राजकुमार हो। वांगजी पीछे मुड़ा और उसने सिजोई की ओर देखा और अपनी कोमल आंखों से सिजोई की ओर देखते हुए बोला, तुम मुझ पर गुस्सा लग रहे हो। सिजोई ने कोल्ड टोन में बोला, तो इसके अलावा मैं आप पर क्या कर सकता हूँ? या मैं आपके पीछे हमेशा घूमता रहूं कि फाइनली आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया? सिजोई ने थोड़ा गुस्से और कोल्ड टोन में कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वांगजी थोड़ा संभलते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ? सिजोई कोल्ड नज़रों से उसकी ओर देखते हुए बोला, हम पर ध्यान देना, हमारी देखभाल करना। वांगजी ने मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपने बेटों की परवाह क्यों नहीं करनी चाहिए? पर सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, आपको क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी हमारी परवाह नहीं की। आप तो हमारा नाम भी ठीक से नहीं जानते। आप तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। आपको नहीं पता कि डे उनको अपनी माँ से कितना कष्ट सहना पड़ा, जो उसे अपना बेटा तक नहीं मानती। आपको नहीं पता कि एचा अपनी माँ से कैसे नज़रअंदाज किया गया है, उसे कितना व्यवहार मिला है अपनी माँ से, किस तरह का बुरा व्यवहार किया है माँ ने उसके साथ। आपको तो ये भी नहीं पता कि उपपत्नी म्या म्या अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं। आपको ये भी नहीं पता कि एक छोटी सी गलती पर एजिन को अंधेरे कमरे में बंद करना पड़ा, क्योंकि वह एक ओमेगा है। और आपको अब तक हम पर रुचि नहीं थी। जब तक आप सौतेली माँ से नहीं मिले, तब तक तो आपको युवान के बारे में भी पता नहीं था। उसने वांगजी की आंखों में देखते हुए पूछा, अब मुझे बताइए,
अब मुझे खुश क्यों होना चाहिए जब आप अचानक हमें प्यार और देखभाल से नहला रहे हैं, और आपके पास हमारा ख्याल रखने के लिए समय भी क्यों होगा? आप तो अपने आप को फिजिकली सेटिस्फाई करने में बिजी थे। उसने वांगजी पर मूव करते हुए कहा, फिर अपने आंसुओं को रोकते हुए बोला, अब जब मेरी बात समाप्त हो गई है तो मैं चलता हूँ। वो भूख गया और वहाँ से चला गया। वहीं हानुअल भी वांगजी को भूख गया और सिजोई के पीछे ही चल दिया। वांगजी अपनी जगह पर ही जम गया। आखिरकार किसी ने उसे उसकी गलती इतनी साफ तौर पर दिखा दी। वह बहुत ही अपराध बोध और पश्चाताप में था। कोई भी राजकुमार कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि यह सही है। उसके पिता ने वास्तव में उन्हें हवा की तरह नज़रअंदाज किया है। उन्हें जब अपने पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उनके पिता ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। हानुअल सिजोई के पीछे गया और देखा कि सिजोई अकादमी के प्रवेश द्वार पर बैठा हुआ नीचे देख रहा था। हानुअल ने सोचा कि सिजोई उदास होगा, लेकिन सिजोई कौन है? दुखी होने से ज़्यादा उसे संतुष्टि इस बात की थी कि उसने अपने मन की बात अपने पिता से कही, जिसे वह बहुत दिनों से दबा कर रख रहा था। हानुअल उसके पास जाकर बैठ गया और सिजोई उसे कन्फ्यूज़न लुक से देख रहा था क्योंकि हानुअल उदास दिख रहा था। उसके सभी भाइयों में हानुअल ही एक था जो अपने पिता की गैर जिम्मेदारियों के बारे में नहीं जानता था। खैर, वह बहुत छोटी उम्र से ही महल के बाहर था, इसलिए उसे महल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, क्या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि मैंने उन्हें लोगों के बारे में कहा जो पिता की गर्दन पर अदृश्य ब्लेड तान रहे थे? हानुअल हंसा और कहा, क्या मैं दुखी हूँ? सिजोई ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कहा, आप इस स्थिति में हंस रहे हैं? हानुअल ने सैड टोन में कहा, मैं हमेशा पिता और माँ से दूर रहा। मुझे उनका प्यार कभी नहीं मिला और मुझे तुम लोगों से हमेशा जलन होती थी, यह सोचकर कि आप सबका बचपन कितना बढ़िया रहा होगा, और इसलिए मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता रहा। दरअसल मुझे ये अच्छा लग रहा है कि पिता के प्यार से वंचित मैं ही एकमात्र राजकुमार नहीं हूँ। वहीं सिजोई ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सच में पैथेटिक हो। हानुअल ने सिजोई की ओर देखा और कहा, सच में? सिजोई ने अपने सर को हिलाया। सिजोई और हानुअल काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। वहाँ सिर्फ शांति थी, लेकिन यह इतनी बुरी नहीं थी। यह शांति बहुत पीसफुल थी। सिजोई खड़ा हुआ और हानुअल की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हानुअल ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या? सिजोई ने अपनी खरगोश वाली प्यारी मुस्कान देते हुए कहा, चलो चले और देखें कि शहर कितना विकसित हुआ है। हानुअल ने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह काफ़ी अच्छा ऑफर है। और उसके बाद दोनों भाई वहाँ से चले गए। सिजोई को भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे अपने सभी भाइयों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए और हमेशा उनकी गर्दन पर तलवार ताने रहना चाहिए, लेकिन क्यों? वो अपने सभी भाइयों से इतनी नफरत करने के बावजूद उनके इतना करीब क्यों है? खैर, जवाब अभी भी एक रहस्य है। वहीं दूसरी ओर सभी राजकुमार वहाँ से चले गए, लेकिन लांजिंग और उसके अंगरक्षक थे। वह पूरे समय वांगजी को देख रही थी और वांगजी जमीन की ओर देख रहा था। उसका दिल दर्द से सिकुड़ रहा था। पहले वह अपने बेटों की परवाह नहीं करता था, यह सच है, लेकिन अब जब वह कर रहा है तो अपने बेटों से अपने बारे में ऐसे घटित वाक्य सुनकर उसे और अधिक दुख होता है, और उसे यह जानकर और दुख होता है कि यह सब सच है। तभी लांजिंग ने वांगजी की बाह को पकड़ते हुए बोला, फादर। वांगजी ने उसकी ओर देखा। तभी चिंग ने एक प्यारी मुस्कान देते हुए कहा, चलिए अब से हम अपने भाइयों के बारे में स्टडी करेंगे। इससे आप किसी और की तुलना में बहुत जल्द उनका प्यार और विश्वास अर्जित कर लेंगे। वांगजी ने स्माइल किया और कहा, चलो ऐसा ही करते हैं। इधर टाउन में हानुअल और सिजोई साथ में राजधानी के बाजार में थे। उन दोनों ने कुछ सगे भाइयों से भी की तरह बहुत आनंद उठाया, जिन्हें अपने थकाऊ जीवन से छुट्टी मिली थी। हानुअल ने लगभग हर मिठाई को देखा और निश्चित रूप से वह अपने साथ पैसा नहीं लाया था, इसलिए सिजोई को ही उनका भुगतान भरना पड़ा। तो हाँ, सिजोई को अब थोड़ा पछतावा हो रहा था। आखिरकार उसने अपने बहुत सारे पैसे खोने पड़े हैं, फिर भी अपने दिल के एक कोने में वो अभी भी थोड़ा खुश था, लेकिन अपने मन में पछता रहा था, माय मनी। वहीं तभी हानुअल ने उत्साह से कहा, वाह। सिजोई ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? हानुअल ने अपनी चमकदार आंखें दिखाते हुए कहा,
मुझे लगता है वहाँ पर तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही है। वहीं सिजोई ने बोर होते हुए कहा, हाँ ऐसा ही लग रहा है। हानुअल सिजोई का हाथ खींचते हुए उसे उस स्थान की ओर ले जाते हुए बोला, चलो चले। और जैसा कि हानुअल ने सोचा था, किसी महान बाजार मालिक द्वारा आयोजित किया गया ये सामान्य तीरंदाजी प्रतियोगिता थी। बहुत सारे अल्फाओं ने इसमें भाग लिया था और हानुअल वास्तव में एक तीरंदाज राजकुमार होने के नाते खुद को नियंत्रण नहीं कर सका और प्रतियोगिता में भाग ले लिया। लेकिन कुछ लोग उसे दूसरी ही नज़र से देख रहे थे क्योंकि वह यहाँ पर नया था और वास्तव में कोई इसे नहीं जानता था। वहीं सिजोई ने बोरियत से बोला, सेकंड ब्रदर, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये बहुत बोरिंग है। तभी हानुअल ने कहा, पर थर्ड ब्रदर, इनाम 30 सोने के सिक्के हैं। और सिजोई ने अचानक उसके कंधे को पकड़ लिया और कहा, मुझे विश्वास है सेकंड ब्रदर, आप ही जीतेंगे, आखिरकार आप मेरे भाई हैं। वहीं हानुअल ने अपने मन में कहा, मेरा भाई मुझ पर विश्वास करता है, मैं अपने लिए नहीं पर इसके लिए जीतूंगा। वहीं सिजोई अपने मन में कह रहा था, मनी मनी मनी। वहीं रोज पवेलियन में वांग जी जिहा के सामने बैठा हुआ था और जिहा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। वहीं वांग जी ने भी मुंह बनाया और कहा, मुझसे सम्मानपूर्वक बात करो। जिहा ने वांग जी की नकल की और कहा, मुझसे सम्मानपूर्वक बात करो। ने कहा, या मेरे प्रति कोई सम्मान मत दिखाओ, लेकिन साम्राज्य के सम्राट के प्रति तो कुछ सम्मान दिखाओ। जिया ने मुंह बनाया और कहा, मुझे क्यों करना चाहिए? मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो लिटिल सिट तुम मेरा सम्मान करो। तभी अचानक वांग जी ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, आपने देखा क्या? आपकी लवर मुझे किस तरह से परेशान कर रही है। आप इसे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? ये काफ़ी जी चुकी है यहाँ। वहीं जिहा ने काली चाय के कप को उठाया और वांग जी की ओर फेंकते हुए कहा, बास्टर्ड। वहीं वांग जी ने उसे बिना देखे ही पकड़ लिया। वांग जी ने जिहा को एक प्राउड लुक देते हुए कहा, अब तुमने मेरी महान शक्तियाँ देखी? जिहा ने मुंह बनाया और कहा, तुम्हें सर्कस ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम बहुत कमाओगे। वहीं जिहा फिर सीरियस होते हुए बोली, बस इतना बताइए कि आप अचानक यहाँ क्यों आए हैं? वांग जी ने भी सीरियस होते हुए कहा, जिहा, आप जानती हैं मेरे बेटों के बारे में आपके पास सारी जानकारी है, तो कृपया उन जानकारियों को मेरे साथ शेयर कर दीजिए। जिहा ने एक कनिंग स्माइल दी और कहा, 200 सोने के सिक्के लगेंगे। वांग जी ने कहा, भाड़ में जाओ। तो जिहा ने भी कहा, ठीक है, तुम भी भाड़ में जाओ। वांग जी ने कहा, फिर उसने ऊपर देखा और कहा, भाई, आप इस जंगल वाली लड़की के प्यार में क्यों पड़े? इसमें ऐसा क्या महान था? वहीं जिहा ने प्राउड होते हुए कहा, केवल अच्छे लोग ही मेरी उदारता जानते हैं, तुम्हारे जैसा शैतान इसे कभी नहीं देख सकता। वांग जी ने मुंह बनाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि शैतान मैं हूँ, तुम नहीं? जिहा ने सिर हिलाया। वांग जी ने अपने मन में कहा, दिस लेडी। फिर उसने कहा, ये रहे। उसने जिहा के सामने सोने के सिक्कों से भरा एक पाउच रख दिया और कहा, मैं पहले से ही तैयार होकर आया था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम कितनी लालची महिला हो। वहीं जिहा ने उस पाउच को उठाते हुए कहा, कम से कम मैं पावर के लिए तो ग्रीडी नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, और आपके बारे में यही एक अच्छी बात है। तो जिहा ने स्माइल दी और कहा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत पावर है। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतनी पावर है आखिरकार। कुछ देर बाद वांग जी लिली पवेलियन की ओर बहुत चिढ़कर और नाराजगी भरे भाव के साथ चल दिया। ठीक है, वो केवल उपपत्नी जिहा के कारण वांग जी ने एक ओमेगा के साथ शामिल नहीं होने का नियम जोड़ा। वांग जी बस इस बारे में कुछ नहीं कर सकता कि जिहा उसकी कोई परवाह नहीं करती, उसे थोड़ा सा भी सम्मान नहीं देती जिसका वह हकदार है। कम से कम अपने प्रेमी के छोटे भाई होने के नाते उसका सम्मान दे जिसका वो हकदार है। लेकिन नहीं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिहा ने केवल वांग जी को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन उसके बिगड़े व्यक्तित्व के कारण उसका सम्मान नहीं करने का नहीं। घोड़े पर बैठते हुए वांग जी ने कहा, मैं उससे नफरत करता हूँ। तो जंगशा ने कहा, वे भी आपसे नफरत करते हैं। वांग जी ने जंगशा को घूरा और कहा, क्या कहा तुमने? जंगशा ने मुंह बनाया और कहा, कुछ भी नहीं। वहीं जुशवान अपने मन में सोचा, उपपत्नी जिहा
किंग को कभी किंग के रूप में नहीं लेती, बल्कि एक अनवांटेड गेस्ट के रूप में लेती हैं, जिससे वे अपने दिल की गहराइयों से नफरत करती हैं। वहीं जिया वांगजी के चिढ़े हुए चेहरे को याद करके हंस पड़ी और उसने अपनी अंगूठी को सहलाते हुए कहा, लिटिल वन अब बड़ा हो गया है और लगता है कि उसे अपनी खुशी मिल गई है, तो क्या अब मैं आराम कर सकती हूँ और तुम्हारे पास आ सकती हूँ। उसकी आंखें उदास थीं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।